मेरा नाम आयुषी है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि कल मेरी मेहंदी थी और परसों मुझे विदा होकर अपने पति के घर चले जाना था। ये शादी मेरी पसंद से हो रही थी। मैं अपने जीवन में इतना पहले कभी खुश नहीं हुई थी जितनी कि आज थी। मैं शंकर से बहुत प्यार करती थी। उनसे मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी तब से ही मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर मेरा पति ऐसा हो, इतना हैंडसम और अमीर, तो मेरा जीवन कितना सुंदर गुजरेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे दिल से निकली हुई यह प्रार्थना इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज जब मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की मैं ही हूं, जिसे उसका प्रेम हमेशा के लिए मिल जाना है। तभी मुझे दरवाजे खड़कने की आवाज सुनाई दी थी। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां पर राहुल खड़ा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैंने उससे उसका हाल पूछा। उसके कुछ दिनों के बाद ही पेपर्स स्टार्ट होने वाले थे। तब मैंने उसे कहा कि अच्छे से पेपर्स की तैयारी करना, अच्छे नंबरों से पास होना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ दिन तक मैं यहाँ पर ना आ सकूं क्योंकि मैं अपने पति के साथ हनीमून पर चली जाऊंगी, मगर तुमने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस बात पर राहुल ने सर झुकाकर मेरी बातों पर हाँ कह दी थी। वह इस घर का एक नौकर था और वह दोनों बहन भाई हमारे घर में काम करते थे। राहुल ने अपनी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी छोड़ दी थी। उसे और पढ़ने में मैंने ही जोर दिया था और अब उसके मैट्रिक के पेपर होने वाले थे। उम्र में वह मुझसे बड़ा था, इसीलिए जिम्मेदारियों में दबकर वह अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर सका था। जब उसे मैं इस बात को समझाती थी कि इस दुनिया में बिना पढ़े कोई भी कामयाब नहीं हो सकता और इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास अच्छी नॉलेज के साथ साथ अच्छा धन और दौलत होता है, और ये सारी बातें जब मैंने राहुल को समझाई तो उसे भी मेरी बातें समझ में आ गई थीं। उसके जाने के बाद फिर मैं अपनी सुंदरता को निखारने में बिजी हो गई थी। शाम के वक्त में अपनी भाभी के कमरे में उनसे बात करने के लिए आई तो कमरे में वह और उनकी बहन दोनों ही मौजूद थे। वह दोनों न जाने आहिस्ता आवाज में क्या बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें सुनकर अजीब सा एहसास हुआ था। वह अपनी बातों में मेरा नाम ले रहे थे, मगर वह इतने धीरे आवाज में बात कर रही थी कि मुझे उनकी बात की समझ नहीं आ रही थी और मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उनसे कहने लगी कि क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच। वह मुझे देखकर यूं परेशान हो गई जैसे मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ ली हो। तब वह दोनों घबराकर कहने लगे कि हम तो वैसे ही एक दूसरे से बात कह रहे थे कि तुमने कल यहां से हमेशा के लिए चले जाना है, तो घर कितना वीरान हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई और भाभी से कहने लगी कि आपने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। मैं आपको कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। यह कहकर मैं उनके गले से लगकर रोने लगी थी। इस वक्त मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई थी। तब वह मुझे कहने लगी कि मैं भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी ही हूं ना। बड़ी भाभियां तो माँ की जगह पर होती है। उनसे बात करके मुझे बहुत शांति मिली थी और फिर जब मैं अपने कमरे में वापस आई तो मैं यही सोच रही थी कि अगर भाभी ना होती तो मैं बिल्कुल अकेले रह जाती। उन्होंने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। खैर, रोज की तरह सोने से पहले जब मैंने एक बार शंकर से बात की तो उसकी आवाज सुनकर मेरे मन में जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और मैं बिल्कुल सुकून से हो गई थी और फिर मैं उससे बात करते करते सो गई थी। सपनों में मैं शंकर के साथ प्रेम की दुनिया में खो गई थी। आधी रात का वक्त जब एक अजीब से शोर से मेरी आंख खुली थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई बाहर चिल्ला रहा था। यह देखकर मैं परेशान हो गई और जब अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो मैंने भाभी को चीखते चिल्लाते हुए देखा और इस वक्त भाई भी वहां पर मौजूद थे। वह मेरी तरफ बहुत तेजी से बढ़े और उन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और कितने ही थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारे थे। ये सब देखकर मैं हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी भाभी आगे बढ़ी और भाई से कहने लगे कि आप इसे किस चीज की सजा दे रहे हैं। आप इसे छोड़े और उस शख्स को देखें जिसने हमारे मासूम सी बच्ची को फंसाया है। आप जानते हैं कि हमारी आयुषी ऐसी नहीं है। तब भैया कहने लगे कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह ऐसा भी कर सकती है। अगर लड़की खुद गलत ना हो तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती है उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की। तभी मैं इसे सबसे मना करता था और इसे रोकता था, मगर तुम ही इसकी साइड लेती थी।
अब देख लो इसकी तरफदारी करने का नतीजा। उन सब की बातों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने भाई को बोलने की कोशिश की, तभी भाभी की बहन वहां पर आ गई और मुझे लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तब मैंने उससे कहा कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे भाई से बात करने दो। आखिर मैं उनसे पूछूं कि उन्हें हुआ क्या है, वह क्यों इस तरह गुस्सा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कोई गलत फहमी हुई है और मुझे उनकी गलत फहमी को दूर करने दो। मगर वह मुझे कहने लगे कि पागल मत बनो। मुझे दीदी ने कहा है कि तुम्हें कमरे से बाहर ना निकलने दूं। इस वक्त जीजा जी बहुत गुस्से में हैं और तुम्हें देखकर वह और गुस्सा हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि आखिर मैंने किया क्या है, उन्हें गुस्सा किस बात का है। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मुझे बाहर जाने दो, मुझे भाई से बात करने दो। मगर वह लगातार मुझे रोक रही थी और कहने लगी कि जीजू ने खुद तुम्हारे कमरे से उस लड़के को निकालते हुए देखा है। अब चुपचाप यहां पर बैठी रहो, उनका गुस्सा उतरने दो। ये सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। कौन सा लड़का और मेरे कमरे में क्या कर रहा था? नेहा किस लड़के की बात कर रही थी? भैया ने किसे देखा था? और फिर बाहर खामोशी छा गई थी। शायद भाभी भाई को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं कितनी देर तक यह सब सोचते सोचते सो गई थी। फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो भाभी मुझे कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा आज विवाह है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरा विवाह तो कल था। बारात तो मेरी कल आनी थी और एक दिन पहले ही बारात आने का सुनकर मैं थोड़ी परेशान सी हो गई थी और थोड़ी खुश भी थी कि चलो मुझे शंकर से जल्द ही मिलने का मौका मिल जाएगा। मगर फिर जब मैं कपड़े पहनकर तैयार हुई तो यह देखकर मैं परेशान हो गई कि शंकर और उसके घर वाले कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे और वहां पर जो मेरा दुल्हा था उसने अपने चेहरे को छुपा रखा था। यह देखकर मैं परेशान रह गई। तभी भाई कहने लगा कि यह वही है जिसके साथ तुमने मुंह काला किया था और अब मैं इसी के साथ तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूं। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि भाई मेरी शादी किसके साथ करने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि मेरा उसके साथ चक्कर है, जबकि मैं तो उस शख्स को जानती भी नहीं थी। ये कौन था और मेरे इस सब में कसूर किया था? जब मैंने इस शादी से इनकार किया तो अब की बार भाभी को मैंने बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखा। वह मुझे कहने लगी कि जैसा हम लोग कह रहे हैं वैसा करो। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और यह जो तुमने कल किया है वह तुम्हारे पति और ससुराल वालों तक तुम्हारी बात पहुंच चुकी है। अब वह कभी भी तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इसके साथ शादी करके यहां से चले जाओ। अब हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने जो कुछ किया है हमें तुमसे उसकी उम्मीद नहीं थी। मैं ये सुनकर बुरी तरह से रोने लगी थी। मेरे साथ ये क्या हो गया था? और फिर वही हुआ जो भाई और भाभी ने कहा था। वह शख्स मेरे साथ फेरे लेने के बाद अपने साथ लेकर चला गया था। इस वक्त मैं एक टूटी फूटी सी गाड़ी में मौजूद थी। ये गाड़ी भी टूटे फूटे इलाके में जा रही थी। फिर एक टूटे हुए मकान के अंदर वह मुझे लेकर आया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी जिंदगी इस कदर बदल कैसे गई थी। भैया को मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई थी। मुझे उन्हें बताना चाहिए था कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो नहीं जानती थी कि उनको मुझ पर गुस्सा किस बात पर है। और यह शख्स अगर मेरे कमरे में आया भी था तो इससे कहाँ साबित होता है कि इसे मैंने बुलाया था। मेरा इसके साथ कोई गलत संबंध नहीं था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी कि यह कौन था और यह सब क्यों कर रहा था। यह घर देखकर मुझे रोना आ रहा था। मैंने शादी के हवाले से क्या कुछ नहीं सोच रखा था और मेरे साथ क्या हुआ था। अब जब मैंने कमरे पर नजर डाली तो यह टूटा फूटा सा कमरा था जिसमें फर्नीचर भी बहुत ही पुराना था। ऐसे फर्नीचर तो हमारे घर में नौकर के पास भी नहीं था, वह भी इससे ज्यादा बेहतर हालत में रहते थे। मुझे कमरे में बैठे हुए काफी देर गुजर गई थी, लेकिन अब तक वह आदमी कमरे में नहीं आया था। न जाने वह शख्स मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया था। अब हर तरफ अंधेरा फैल गया था। मेरे दिल में डर बैठ रहा था कि यह शख्स न जाने मेरे साथ अब क्या सलूक करने वाला था। मैं सोच रही थी, जिस शख्स का मैंने चेहरा तक नहीं देखा उसके साथ में सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। वह भी ऐसे घर में रहने के बारे में तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खैर, जब रात हुई तो तब मेरा पति कमरे में आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी
और फिर वह कुछ कहे बगैर खाना मेरे पास रखकर वहां से चला गया था। अब मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गई थी। मुझे भूख भी लग रही थी, मगर मेरा कुछ खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था। काफी देर तक जब वह कमरे में फिर नहीं आया तो मैं अपनी जगह से उठी और कपड़े बदलने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आई। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस शख्स से बात करूंगी, उससे पूछूंगी कि तुम कौन हो और तुम रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे थे और किस नीयत से वहां पहुंचे थे। तुम्हारी उस कमरे में जरूरत क्या थी? और ये सब कुछ हो गया तो तुमने मेरे साथ शादी से इनकार क्यों नहीं किया? क्यों मेरे भाई को यह नहीं बताया कि उसे मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है? हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। हम में कोई गलत संबंध भी नहीं है। इस घर में 2 ही कमरे थे। अब जब मैं दूसरे कमरे में आई तो वह एक चारपाई पर लेटा हुआ था। मैं उसके पास गई और उसे उसके बाजू से पकड़कर जोर जोर से उठाया। वह सो रहा था। अचानक नींद से जागकर वह उठ बैठा। मुझे अपने सामने देखकर वह घबरा गया था। तभी मैंने उसके चेहरे का मास्क खींचा और जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वह तो जब मैं छोटी सी थी तब मेरे मम्मी पापा का मौत हो गया था। हम 2 ही बहन भाई थे, लेकिन भाई मुझसे बड़े थे। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। पापा का छोटा सा एक बिजनेस था जो कि अब भैया ही संभाल रहे थे। एक तो भैया के अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उनके इतनी उम्र थी, मगर इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने घर के साथ कारोबार को अच्छे से संभाला ली थी और ये देखकर हर कोई उनकी तारीफ के बगैर नहीं रह पाता था। और फिर कुछ ही वक्त गुजरा था जब उन्होंने अपनी शादी कर ली थी। उनकी पत्नी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल मुझे अपने बच्चों की तरह चाहती थी। मेरी भाभी की भी एक ही बहन थी और उसका नाम नेहा था और उन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तभी भाभी जब विदा होकर इस घर में आई तो उन्होंने भैया से कहा कि मेरी बहन अकेली है और मैं उसे यूं दूसरों के घर पर नहीं छोड़ सकती। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी बहन को अपने पास रखना चाहती हूँ। भैया को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। भाभी तो मुझसे भी बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। भैया ने उन्हें खुशी से इजाजत दे दी थी, लेकिन नेहा की हरकतें मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होती थीं, क्योंकि नेहा बहुत ही ज्यादा जिद्दी और नखरे करती थी। जो चीज मेरी होती थी वह उस पर कब्जा करने की कोशिश करती थी। मेरी हर चीज पर वह अपना हक जताती थी। जब मैं इस बात पर गुस्सा करती तो भाभी को यह बात बुरी लगती थी, मगर वह मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि अपनी बहन को ही समझाती थी। मगर भैया जब मुझे कहते कि यह चीज तुम नेहा को दे दो, तुम्हारे लिए मैं और ले आऊंगा, तो यह बात सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा नेहा पर गुस्सा आता था। उसने मेरे भैया पर भी कब्जा कर लिया था और उनसे भी वैसे ही फरमाइश करती थी जैसे कि मैं उनसे करती थी। और ना जाने क्यों भाभी उसे इस बात पर मना भी नहीं करती थी। वह अब इस घर में इसी तरह से रहने लगे थे कि जैसे वही इस घर की मालिक हो। जब कभी मैं भैया के सामने इस बात का जिक्र करती तो भैया गुस्से से मुझे डांट कर खामोश करवा देते थे। मुझे कहते कि वह भी इस घर की ही मालिक है। आइंदा तुम ऐसी बात ना कहना, तुम्हारी भाभी को बुरा लगेगा। वह क्या सोचेंगे? भैया भाभी की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। भाभी हर वक्त इस वजह से रोती रहती थी। उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, मगर भगवान ने उन्हें इस खुशी से दूर रखा था। उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया, मगर वह फिर भी यह खुशी नहीं पा सकी थी। उन्हें इस बात से डर लगता था कि कहीं भैया दूसरी शादी न कर ले, कहीं उन्हें छोड़ ना दें। मगर मैं जानती थी कि मेरे भैया ऐसा नहीं थे। वह ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब हमारा बचपन खत्म हो गया था। अब हम दोनों ही जवान हो गए थे। नेहा मुझसे 1 साल बड़ी थी और अब हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने के लिए आते जाते थे। नेहा बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वह वैसे ही थी। उसका रंग सांवला था और वह थोड़ी मोटी भी थी, जबकि मेरा रंग गोरा चेहरा था और मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी थी। जो भी मुझे देखता था मेरी सुंदरता की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था। एक दिन मेरी एक दोस्त के घर पार्टी थी। वहीं पर मेरी शंकर के साथ मुलाकात हुई थी। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और इस शहर के अमीर लोगों के लिस्ट में आता था। उसे कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके आसपास सुंदर से सुंदर लड़कियां घूमती रहती थीं, मगर वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था।
न जाने उसे मुझ में क्या नजर आ गया था कि वह मुझसे प्यार करने लगा था। उसका कहना था कि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। जब उसके मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अभी शंकर के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। भैया चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करूं और किसी काबिल बन जाऊं। अभी वह मेरी शादी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, मगर अब जब से मेरी शंकर से मुलाकात हुई थी तो मैं उसको पाने के लिए ख्वाब देखने लगी थी। मगर भैया के सामने ये बात करते हुए डरती थी। एक बार मैं शंकर से बात कर रही थी जब नेहा ने मुझे उसके साथ बात करते हुए सुन लिया था और भाभी को शिकायत लगा दी थी। एक रात को मैं शंकर के साथ बात कर रही थी जब अचानक से भैया और भाभी कमरे में आ गए थे और उन्होंने मुझे शंकर से बात करते हुए देख लिया। तब भैया ने मुझे थप्पड़ मारा था। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वह मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें अभी तक बच्चा समझता था। अगर नेहा ना बताती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम तो बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोच रखा था, मगर तुम्हें तो उस सब की परवाह ही नहीं है। तुम करना क्या चाहती हो। तब मैंने रोते रोते शंकर के बारे में बताया कि वह बिल्कुल भी ऐसा वैसा लड़का नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और फिर जब मैंने अपने भैया को शंकर से मिलवाया तो तब उन्हें पता चला कि शंकर तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। भैया उसे बहुत अच्छे से जानते थे। वह तो उसकी पर्सनैलिटी को पहली से जानते थे। अब उससे मिलकर भैया को मेरे फैसले पर कोई ऐतराज नहीं रहा था। वह खुश थे कि मैंने जिंदगी का इतना अच्छा फैसला किया। अब जब थोड़े ही समय के बाद शंकर ने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो भैया भाभी ने भी उन लोगों को शादी की शुभ मुहूर्त निकलवा कर तारीख दे दी थी। अब मैं खुश थी कि मैं जल्द ही अपनी मोहब्बत से मिलने जा रही थी। इन्हीं दिनों हमारे घर में हमारे पुराने नौकर जितेश को भाभी ने वॉचमैन की जॉब पर रख लिया था। जब मैंने उसे देखा तो वह देखने में बहुत सीधा सादा सा इंसान था। मुझे न जाने क्यों उस लड़के से हमदर्दी होने लगी थी। देखने में वह मुझसे उम्र में बड़ा था, मगर वह बहुत मासूम था। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो तब मुझे मालूम हुआ कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब मैंने उसे फिर किताबें लेकर दिया, उसे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए। और इस सब में भाभी मुझे कहने लगी कि तुम्हारा यह फैसला बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर तुम आज किसी के साथ अच्छाई करोगी तो कल को तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। और उनकी बात सुनकर मैं भी खुशी से उसे पढ़ाने लिखाने लगी थी। लेकिन मैं कभी कभी अपने दिल में सोचती थी कि तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम इसको पढ़ाओ, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये लोग इसी तरह से जिंदगी गुजारने के आदी हैं। मगर मुझे न जाने क्यों उससे हमदर्दी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि वह शक्ल से मासूम और जमाने का सताया हुआ लगता था, जिसकी वजह से मुझे उससे हमदर्दी हो गई थी। और मैं सोच रही थी कि वह पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर लेगा। अब जब मेरे शादी के दिन करीब आ रहे थे तो भाभी बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं समझती थी कि वह मेरी वजह से उदास हो रही है। उन्हें मुझसे बहुत प्यार थी और जब मैं चली जाती तो उनके लिए मेरी जुदाई को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन नेहा भी हर वक्त परेशान और उदास नजर आती थी। नेहा से तो मेरी कभी भी दोस्ती नहीं रही थी। नेहा को तो खुश हो जाना चाहिए था कि मेरे जाते ही मेरा कमरा और मेरी सारी चीजों पर उसका कब्जा हो जाना था। लेकिन आखिर वह क्यों परेशान थी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मैं तो अपनी खुशियों में खुश थी। रोजाना शंकर से बात करती थी, उसके साथ घूमती फिरती, उसके साथ जाकर शादी की शॉपिंग करती और उसके साथ मिलकर सपने सजाने लगती थी। मुझे तो घर बार किसी भी चीज का कोई होश ही नहीं था। हर तरफ मुझे शंकर ही नजर आता था और हर वक्त उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। मगर मैं क्या जानती थी कि जिस शख्स से मैं इतनी हमदर्दी करती थी वही शख्स मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और वह इंसान जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, जिसे पाने के लिए मैं सारी रात तड़पती रहती थी, वही शख्स मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन अब जब मैंने अपने सामने अपने पति के रूप में राहुल को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उससे कहने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझसे किस चीज का बदला लिया है। मैंने उसे पकड़कर झिंझोर डाला था और उसके चेहरे पर 2-4 थप्पड़ भी मारे थे। तब वह चिल्लाते हुए मुझे कहने लगा कि मैं मजबूर हो गया था। ये जो कुछ भी मैंने किया है वह सब मजबूरी की वजह से किया है। मैं नहीं जानता था कि यह सब हो जाएगा। आप मेरा विश्वास करें,
मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, ना ही मैं आपको सबकी नजरों में गलत साबित करना चाहता था। वह बोले जा रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे इस कदर गुस्सा था कि मैं वहां से वापस पलट गई थी और कमरे का दरवाजा बंद करके मैं बिस्तर पर गिरकर रोने लगी थी। मुझे इस वक्त सारी दुनिया से नफरत महसूस हो रही थी और फिर मैंने तुरंत शंकर का नंबर मिलाया था। मैं उससे बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। मेरे भैया ने गलतफहमी की वजह से मेरा विवाह कर दिया है और अब मैं इस घर में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब कुछ अचानक से हुआ था और मुझे शंकर से बात करने का इससे पहले मौका ही नहीं मिला था। अब मैंने उसका नंबर मिलाया। कितनी देर तक कॉल जाती रही, मगर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई और जब उसने कॉल उठाई तो वह मुझसे इस कदर नफरत और गुस्से से बात कर रहा था कि मैं सहम गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शंकर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। अब वह गुस्से से मुझे कहने लगा कि अगर तुम्हें वह नौकर ही पसंद था तो तुम उसके साथ ही शादी कर लेती, लेकिन तुमने मुझे क्यों धोखे में रखा। ये सब सुनकर मैं रोने लगी थी। उसे कहने लगी कि भैया को गलतफहमी हो गई थी, मैं तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं हूं। तब वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी भाभी ने सब कुछ बता दिया है। तुम जानती हो, कल हमारी शादी होने वाली थी। ये बात सब लोग जानते हैं और कल के दिन अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी कितनी बेइज्जती होनी है। मगर तुमने अपनी ख्वाहिश के आगे किसी के बारे में सोचा तक नहीं। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसी घटिया और बेशर्म लड़की से मोहब्बत किया था, जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही किसी और की इज्जत का। तुमने एक बार तो अपने भैया और मेरे बारे में सोचा होता तो तुम ये सब ना करती। मैंने तुम्हें किस चीज में कमी रखी थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वह भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा था और फिर गुस्से से उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने जब भी उसका नंबर मिलाया तो उसका मोबाइल बंद जा रहा था। अब मैं रो पड़ी थी। ये सब मेरे साथ क्या हो गया था? घर के नौकर के साथ भैया ने मेरी शादी करके मुझे भेज दिया था। इसका तो कोई भविष्य भी नहीं था और यह तो खुद हमारे घर में नौकर था। इसके साथ मैं जीवन कैसे बिता सकती थी? ये मेरी ख्वाहिश और मेरी जरूरतों को कैसे पूरी कर सकता था? पूरी रात यही सब सोचते हुए गुजरी थी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो वह मुझसे नजरें चुरा रहा था। उसकी आंखें बता रही थीं कि वह भी पूरी रात का जगा हुआ था। मगर यह सब कुछ जो हुआ था उसकी वजह से ही तो हुआ था। उसने क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? अब मैं सुबह होते ही वहां से निकल आई और जब भैया के घर में आई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि घर में हर तरफ लोग ही लोग थे। मैं इतने लोगों को घर में देखकर सोच रही थी कि मेरी तो शादी कैंसिल हो गई थी, तो आज घर में इतने सारे लोग क्यों थे? और फिर घर की नौकरानी से पता करने पर मुझे पता चला कि आज नेहा की शादी है और वह भी शंकर के साथ। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप गई थी। ऐसा भला कैसे हो सकता था? शंकर तो मुझसे प्यार करता था और आज उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। फिर वह मुझे छोड़कर रूपा से शादी कैसे कर सकता था? यह सुनकर मैं भाभी के कमरे में आ गई थी, लेकिन जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहने लगे कि तुम्हारे भाई का हुक्म है कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। आज के बाद तुम कभी भी यहाँ पर नजर मत आना। अगर तुम यहाँ पर नजर आओगी तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। भाभी का यह रूप देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह भाभी जो कल तक मुझसे प्यार करती थी और आज यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास अपने पति के घर जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। जब मैं अपने पति के घर में आई तो वह घर में सर झुकाए बैठा था। मुझे देखकर कहने लगा कि मैं जानता था कि यही सब होगा। वह आपको कभी भी अब उस घर में नहीं रहने देंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपकी भाभी की वजह से हुआ है और आप इस सब का इल्जाम मुझे देना बंद करें। ये सुनकर मैं उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी थी और कहने लगी कि तुम अपने पाप का इल्जाम किसी दूसरे के सर पर कैसे डाल सकते हो? जो तुमने किया है वह इल्जाम मेरी भाभी पर मत लगाओ। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया था और मुझे कहने लगा कि मैं जानता हूं कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, मगर सच यही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उस दिन मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था जब आपकी भाभी ने मुझे कहा कि मैं इस वक्त आपके कमरे में जाऊं, क्योंकि आप मुझे अपने कमरे में बुला रही हैं। आपको मुझसे जरूरी काम है। ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया कि आधी रात को आप मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही हैं। मैंने आपकी भाभी से कहा
कि रात के इस वक्त उनके कमरे में जाना सही नहीं होगा। मैं सुबह उनसे बात कर लूंगा। मगर वह मुझे गुस्से से कहने लगी कि अभी की अभी मैं आपके कमरे में जाऊं, वरना वह अपने पति से मेरी शिकायत लगाकर मुझे जॉब से निकलवा देंगे। मैं उनकी बात सुनकर आपके कमरे में आया था, मगर जैसे ही मैं कमरे में आया तो बाहर से दरवाजा बंद हो गया था। फिर वह बाहर खड़े होकर शोर मचाने लगी और जैसे ही दरवाजा खुला तो मैं फौरन खिड़की से कूदकर कमरे से बाहर भागा था। मगर आपके भैया ने मुझे देख लिया और वह समझे कि शायद मेरा आपके साथ गलत संबंध है, जिसकी वजह से मैं आपके कमरे में मौजूद था। मगर यह सब कुछ आपकी भाभी ने किया था। जब मैंने आपके भैया को बताने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि वह मुझे मारते रहे। और अब मुझे समझ आया है कि उन्होंने यह सब क्यों किया, क्योंकि मैंने कई बार नेहा को रोते हुए देखा था, क्योंकि वह आपके होने वाले पति से शादी करना चाहती थी। वह आपकी भाभी से कहती थी कि वह शंकर से प्यार करती है और वह किसी भी तरह आप दोनों की शादी नहीं होने देंगे। तब भाभी ने उन्हें तसल्ली दी कि वह उन दोनों की शादी करवा के रहेंगे। मैं यह सब कुछ आपको बताना चाहता था, मगर डरता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और अब जब यह सोचता हूं कि काश कि मैं आपको पहले ही बता देता तो आज ऐसा कुछ ना होता। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भाभी, जिन्हें मैं अपनी माँ की तरह समझती थी, वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी, मगर मुझे भी यकीन आ गया था कि राहुल जो कुछ भी कह रहा था सच था, क्योंकि वह बहुत ही जिद्दी लड़की थी और वह इस कदर चालाकियां कर ही नहीं सकता था। और नेहा तो हमेशा से ही ऐसी थी। उसे मेरी जो चीज पसंद आती थी वो चीज वह मुझसे छीन लेती थी, और अब उसे मेरा होने वाला पति पसंद आ गया तो उसने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं पूरा दिन रोती रहती थी। राहुल ने मेरे घर से काम छोड़ दिया था और अब वह किसी और जगह पर काम करने लगा था। वह मेरी अपनी हैसियत के मुताबिक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश भी करता था। उसकी बहन भी अक्सर यहाँ पर आती थी। वह मुझे देखकर रोती थी और फिर कहती कि आपकी भाभी और बहन को देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। वह आपके घर में राज कर रही है और आप यहाँ पर गरीबी में जिंदगी गुजार रही हैं। तब मैं उसे कहती कि मेरे नसीब में जो था मुझे वह मिला है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। भगवान उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा और मेरी बेगुनाही भी एक दिन साबित हो जाएगी। और फिर मैंने इस जीवन को कबूल कर लिया था, क्योंकि मैंने अब बाकी की जिंदगी अपने पति के साथ ही बिताने थे। मुझे अपने भैया पर भी गुस्सा था कि उन्होंने भी मेरा एक बार भी विश्वास नहीं किया। वह जानते थे कि मैं शंकर से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से ऐसा संबंध कैसे बना सकती थी। मगर उन्होंने अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं वहां पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और फिर मैंने अपने पति पर जोर देना शुरू किया कि वह अपनी पढ़ाई भी पूरी करें और फिर किसी अच्छी सी जगह पर नौकरी तलाश करने की कोशिश करें। मेरे पति भी हर वह काम करते थे जो मैं उन्हें करने को कहती थी। वह मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू कर लिया था और पढ़ाई के साथ साथ वह नौकरी भी कर रहे थे। वह हर चीज को बहुत ही आसानी से और जल्दी समझ लिया करते थे। अब तो मैंने भी उसके साथ साथ जॉब करना शुरू कर दिया था। हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अब उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर लिया था। अब हम उस जगह को छोड़कर एक अच्छी जगह पर आकर शिफ्ट हो गए थे। अब तो भगवान ने मुझे एक बेटा भी दे दिया था। मैं हर वक्त शुक्र अदा करते हुए नहीं थकती थी। मैंने उसके बाद कभी भैया भाभी से बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही कभी शंकर से बात की थी। मैंने अपना नंबर बदल लिया था। मैं अपने पास्ट से निकल आई थी। मुझे ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं था। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। दरवाजा खोला तो सामने भैया और भाभी खड़े थे और घर के अंदर आते ही वह मुझसे लिपट कर रोने लगे थे। भाभी कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उन्हें लेकर कमरे में आ गई और खामोशी से मैंने उनके आगे चाय रख दी। मैं इस वक्त उनके घर से जाने का इंतजार कर रही थी। मुझे उनसे बात कर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपको क्यों अपने ज्यादती का एहसास हुआ। मगर भाभी कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि नेहा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गई है। अब न वह चल सकती है और ना ही वह अपनी मर्जी से बैठ सकती है
और यह सब कुछ यकीनन तुम्हारे साथ किए जुल्म की सजा है। मैं उनकी बात को खामोशी से सुनती रही। तब भैया मुझे कहने लगे कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर उस दिन विश्वास नहीं किया था। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बहन तो बहुत मासूम है, वह ऐसा क्यों करेगी। मैंने उनकी बातों को सुनकर सिर्फ इतना कहा कि आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने आपको उसके लिए माफ किया, मगर आप लोगों ने जो मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं अपना दिल आप लोगों की तरफ से कभी साफ नहीं कर सकती। इसलिए आप लोग मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत कीजिए। तब भैया भाभी रोते हुए वहां से चले गए थे, मगर मैं दोबारा कभी भी उस घर में नहीं गई थी जिस घर में मुझ पर विश्वास नहीं किया था, और बगैर सफाई के मुझे सजा देकर घर लौट निकाल दिया गया। उन लोगों से मैं कैसे ताल्लुक रख सकती थी। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने यह बात उन्हें बताई। तब वह कहने लगे कि यह तो गलत बात है, वह तुम्हारे घर में आए थे तो तुम्हें उनको सम्मान देना चाहिए था, और तुमने उन्हें यूं ही घर से जाने दिया। उनके ही समझाने पर मैं नेहा को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी, और उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि उसे अपने की सजा मिल चुकी है। तब भाभी को रोते हुए देखकर मैंने भी उन्हें कह दिया कि मैंने आपको माफ कर दिया, मगर मैं अब कभी कभी ही वहां पर जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, मगर मेरे दिल में उनके लिए वैसे जज्बात नहीं रहे जैसे पहले थे। दोस्तों, क्या मुझे उन लोगों को माफ करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।